हेलो एवरीवन। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस में। पिछले वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि उन्हें हिंदी इलेक्टिव का भी मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए। तो आज मैं इस वीडियो में हिंदी इलेक्टिव के महत्वपूर्ण 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर अवेलेबल हूँ। मैं इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस का डिटेल देने की कोशिश करूँगा। तो जो इस चैनल पे अभी जुड़े हैं वो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो है 11th नंबर क्वेश्चन से, जिसका पहला क्वेश्चन है जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो कौन सा माध्यम है। तो आप सभी जानते भी होंगे कि रेडियो में हम क्या करते हैं, सिर्फ ध्वनि को सुनते हैं, ठीक है। और ध्वनि को सुनते हैं इसलिए इसे श्रव्य माध्यम में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रव्य। अब इसके सभी ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए। श्रव्य का अर्थ होता है सुनना, जिससे हम जनसंचार का ऐसा माध्यम जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं। दृश्य मतलब होता है देखना, यानी कि जनसंचार का ऐसा माध्यम जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं। श्रव्य दृश्य का अर्थ क्या हो गया, जिसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। पठनीय का अर्थ क्या हो गया, जिसे हम पढ़ते हैं, जैसे हो गया अखबार, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में टेलीविजन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर जो है, इन चारों ऑप्शंस में कोई भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 15 सितंबर 1959, 1959, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये 1969 नहीं बल्कि 1959 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड ही सही है, बस इसे थोड़ा करेक्ट कर लेना आप, 1959 को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल, सुगम, प्रभावी या ये सभी। तो आलेख लेखन की ये सभी भाषा होनी चाहिए। सरल भी होना चाहिए, आसान भी होना चाहिए, सुगम भी होना चाहिए और प्रभावी भी होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई। तो भारत में पत्रकारिता की शुरुआत 1780 से हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होगा। तो कहानी का केंद्रीय बिंदु होगा कथानक। आपको बता दूं कथानक होता क्या है। कथानक होता है रचना, कोई भी कहानी का शुरू से अंत तक का जो भाग होता है उसी को हम लोग कहते हैं कथानक। तो कोई भी कहानी का केंद्रीय बिंदु वही होता है कि कहानी का आरंभ कहाँ से हो रहा है और इसका अंत कहाँ से हो रहा है। तो कथानक जो है वो केंद्रीय बिंदु होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कहानी लेखन सीखने का सबसे कारगर तरीका क्या हो सकता है। तो कहानी लेखन का सबसे कारगर तरीका अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो वो होगा लिखना, बट यहाँ लिखना ऑप्शन में नहीं है, तो उस हिसाब से हो जाएगा कहानी पढ़ना, ठीक है। एक अच्छा कहानी लेखक बनने से पहले कहानी पढ़ना होगा और कहानी पढ़ने के बाद अच्छे लेखक बन सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन कहानी पढ़ना सही है। अगला क्वेश्चन है, कविता की पहली शर्त क्या है। तो कविता की पहली शर्त है कल्पना का तालमेल। आप सभी को पता होगा कि कवि जो होते हैं उसकी कल्पना का कोई अंत नहीं होता और वो अपनी कल्पनाओं के बीच तालमेल बैठा करके कविताओं की रचना करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्पना का तालमेल, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, नाटक की वास्तविक कसौटी किसे माना जाता है। तो नाटक की वास्तविक कसौटी संवाद को माना जाता है। पात्रों के बीच जो संवाद होता है बात नाटक के दौरान, उसे हम वास्तविक कसौटी मानते हैं नाटक की, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ। तो आपको बता दें इसका प्रकाशन सबसे पहले कलकत्ता से हुआ था। कहाँ से हुआ था, कलकत्ता से। कब हुआ, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये 1826 में हुआ था, ठीक है। सबसे पहली हिंदी साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता में 1826 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलम सॉरी दादा साहेब फाल्के। आप सभी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि भारत की सबसे
पहली मूक फिल्म कौन थी? मूक फिल्म बोला जाए जिसे ऐसी फिल्म जिसमें सिर्फ दृश्य होते थे और मतलब डायलॉग्स नहीं होते थे, जिसमें सिर्फ मूक भाषा में फिल्म बनाई गई थी। तो इसका श्रेय दादा साहेब फाल्के को दिया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत की सबसे पहली मूक फिल्म कौन सी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वो अब किताब से होगा। किताब से 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का प्रसिद्ध गीत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। देखो ये जो है ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से 4 नंबर वो कविता भाग से लिए गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप सही सही बनाना चाहते हो तो आप एक बार बुक उठाकर सारे कविताओं को पढ़ डालो, सभी कविताओं के कवि के नाम, उनका परिचय, सब कुछ पढ़ डालो। तो उससे क्या होगा कि आपको ये सब क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, अगर आप लोग के पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं क्या कि आप एनसीईआरटी बुक जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वो इंस्टॉल करने के बाद जो है आप आसानी से आप मोबाइल में ही उन कविताओं को पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा क्या कि कार्नेलिया का गीत जो है वो चंद्रगुप्त का भाग है। ये देखिए आपकी किताब में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। तो आप इसे एक बार ज़रूर देख लें। देख लेने के बाद क्या होगा, आपको कहानी पढ़ने में, कविताएं पढ़ने में और इसके क्वेश्चन से बनाने में बहुत ही सुविधा होगी। ठीक है, तो वापस लौटते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त, जो कार्नेलिया गीत का भाग है। अगला क्वेश्चन है, तोड़ो कविता के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। तोड़ो कविता के कवि रघुवीर सहाय हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जरे बिरहा ज्यों दीपक बातो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार तो इसके बारे में बता दूं, उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में, ऐसे अलंकार होते हैं जिसमें शब्द समूह में अ, मनु, जनु, जनहू, जानो, ज्यों त्यों इस तरह के शब्द अगर आते हैं तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्यों शब्द आया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, कापा हिया जनावा सियो में किस माह का स्वाभाविक वर्णन कवि जायसी ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अघन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अघन, जो आपकी 12 मासा कविता से लिया गया है। तो आप एक बार कविता सारा पढ़ लो तो आपको खुद भी आंसर पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ फीलर्स दिए गए हैं यहाँ पे, मर गया है रिक्त स्थान से संसार जैसे हार खाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जहर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इतने लोगों को इतने तरीकों से रिक्त स्थान मालामाल और गतिशील होते देखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भरत राम का प्रेम कविता जो है वो रामचरित मानस के किस खंड से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अयोध्या कांड से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या कांड से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि रिक्त स्थान को माना जाता है, किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जायसी। जायसी का पूरा नाम था अ, जायसी मोहम्मद मलिक मोहम्मद, सॉरी, जायसी मलिक मोहम्मद नाम था, जिन्होंने 12 मासा कविता लिखी थी और उन्हें ही सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑब्जेक्टिव वो कहानी से आ गया। कहानी में भी आप देख सकते हो कि कहानी में आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको इस तरह के सारे क्वेश्चंस बच जाएंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, प्रेम घन की छाया स्मृति किस शैली की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस संस्मरणात्मक, क्या है, संस्मरणात्मक निबंध। ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। संस्मरण मतलब होता है क्या, पुरानी चीज़ों को याद करना। ठीक है, पुरानी चीज़ों को याद करना संस्मरण कहलाता है। और संस्मरणात्मक जो निबंध होता है वो किसी एक विषय वस्तु के बारे में डिटेल दी जाती है। निबंध होता क्या है, अगर किसी एक वस्तु के बारे में, विषय वस्तु के बारे में अगर पूरी कहानी हो तो उसे निबंध कहते हैं। तो अगर बचपन के बारे में कवि जो है वो याद करते हैं और बताते हैं तो ये पूरी कहानी जो है वो
संस्मरणात्मक निबंध पर आधारित है। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य शुक्ल के सहपाठी निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे। मैं इसका भी स्क्रीनशॉट आपको दिखाना चाहूंगा बुक में, ताकि आपको पता चले कि कहानी के कैसे भाग से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये चैप्टर है आपका प्रेम घन की छाया स्मृति, जो लिखी गई थी रामचंद्र शुक्ल द्वारा। और इसमें क्या है, इसके देखिए, इसके बचपन के सहपाठी का नाम कहाँ अंकित है, यहाँ यहाँ उन्होंने लिखा मेरे सहपाठी पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे। तो इससे ये पता चलता है कि आपको कहानी को बहुत ही बारीकी से, अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको सारे पॉइंट्स जो है आपको याद रहे, और एग्जाम्स में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उसे बहुत ही सहज तरीके से बना सको। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, जो आचार्य शुक्ल के बचपन के सहपाठी थे। अगला प्रश्न है, धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे, यह पंक्ति गुलेरी जी के किस लघु निबंध का हिस्सा है? तो ये जो है घड़ी के पुर्जे निबंध का एक हिस्सा है, जो गुलेरी साहब द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, हरगोबिंद कौन है? तो हरगोबिंद कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवदिया। हरगोबिंद क्या है? एक संवदिया है, और ये संवदिया जो है वो पाठ संवदिया से ही लिया गया है, जिसके राइटर का नाम फणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चार हाथ लघु कथा में लेखक ने किस ओर संकेत किया है? तो चार हाथ लघु कथा में लेखक ने पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों की स्थिति की ओर संकेत किया है। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि आज के समय में जो पूंजीपति लोग होते हैं वो मजदूरों से ऐसे काम करवाना चाहते हैं जैसे उसके चार हाथ हो, और मजदूर भी होते हैं वो मजबूर होते हैं काम करने के लिए। तो यहाँ पे इसी विषय में बताया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुए? तो आप सभी को बता दें कि आपको जितने भी ऑथर हैं, लेखक हैं, और जितने भी पोएट कवि हैं, उन सभी के नाम, जन्म जन्म स्थान, जन्म दिवस, जन्म वर्ष, उनकी प्रमुख रचनाएं, उनके प्रमुख पुरस्कार, सभी के नाम आपको एक एक करके याद कर ले रहे हैं। इस बार तो सिलेबस भी बहुत कम है, तो आपको याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुआ था? कौवे और काला पानी के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कौवे और काला पानी। यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा मिस प्रिंट है, कटवे नहीं होगा, कौवे होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान भरने के लिए क्या है क्वेश्चन, वह धन रोपाई का महीना था, जुलाई का अंत, जब बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो जाता था। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, जुलाई। जुलाई के अंत के महीने में ये पानी यहाँ भर जाता था। अच्छा, आपको बता दें ये क्वेश्चन जो है, जहाँ कोई वापसी नहीं, वहां से ली गई है। इसके राइटर का नाम निर्मल वर्मा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी के संघर्ष की कहानियां खुनी हैं। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट यहाँ पे भी है, खुनी नहीं होगा, यहाँ सुनी होगा। ठीक है, क्या होगा, सुनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टिहरी गढ़वाल। मतलब टिहरी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी के संघर्ष की कहानियां सुनी थी। ओके, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल। अगला प्रश्न है हमारा, गंगापुत्र के लिए गंगा मैया ही खालिस्तान है। तो यहाँ क्या होगा, गंगापुत्र के लिए गंगा मैया ही आजीविका या जीविका और जीवन का जीवन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीविका और जीवन। ये जो कहानी का भाग है वो अ, दूसरा देवदास चैप्टर से लिया गया है, जिसके राइटर का नाम ममता कालिया है। तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ लो, ये भी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगला प्रश्न है, कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा रिक्त स्थान साल में बहुत कुछ बदल गया। क्या होगा इसका आंसर, 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया। जब हरगोविंद संवादिया कटिहार जंक्शन पहुंचता है, तो पहुंचने के बाद वो वहां का दृश्य देखकर यही बोलता है कि 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया। अगला प्रश्न है हमारा, नागर अपभ्रंश से जो विशिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वही खालिस्तान कहलाई। तो इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता। वैसे आप लोग में से किसी को अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आप पर छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और रिक्त स्थान का अवतार प्रतीत होता है। तो ये जो कहानी का भाग है वो शेर शेर एक निबंध है, छोटा सा निबंध है, उसे लिया गया है, जिसमें क्या दिखाया गया है कि शेर जो है वो अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध के अवतार का प्रतीत होता है। जिसमें वो कहता है कि शेर के मुंह के अंदर सब कुछ है, वहाँ रोजगार है, दफ्तर है, वहाँ लोग काम करते हैं, लोगों को प्रलोभन दे करके या जंतुओं को प्रलोभन दे करके सबको शेर के मुंह के अंदर बुलाया जाता था, उन्हें शेर खा लेता था। तो ये आज के समय में अ, हो रहे अत्याचार या प्रलोभन के विषय में है, जिसमें आप देख सकते हो कि लोगों को प्रलोभन देकर उन्हें किस तरह से जाल में फंसाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है। आप इस कहानी को पढ़ लीजिएगा, ये कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगला प्रश्न है हमारा दूसरे बुक से, अंतराल भाग 2 से। तो फटाफट देख लेते हैं। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? तो ये रंगभूमि उपन्यास का अंश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह कथन किसका है? तो ये कथन नायक राम का है। इसका आंसर हो जाएगा नायक राम, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैरव। सूरदास की झोपड़ी में भैरव ने आग लगाई थी। ठीक है, जिसमें उसके 500 रुपये जल के राख हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, बिस्कोहर की माटी के रचनाकार कौन है? तो बिस्कोहर की माटी के रचनाकार विश्वनाथ त्रिपाठी है। आपको ये भी बता दें कि विश्वनाथ त्रिपाठी जो है, ये कहानी जो है बिस्कोहर की माटी, वो एक आत्मकथा है। अ, विश्वनाथ त्रिपाठी जी का जो आत्मकथा नंगा तलाई का गांव से लिया गया है। आपको ये भी याद रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि बिस्कोहर की माटी जो है वो आत्मकथा किसका भाग है, तो आपको याद रखना होगा नंगा तलाई गांव। ठीक है, नंगा तलाई गांव आत्मकथा है जो विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है, उसी का एक अंश है, एक भाग है बिस्कोहर की माटी। अगला प्रश्न है हमारा, कुइयाँ किसे कहते हैं? तो कुइयाँ कुमुद के फूल को कहा जाता है। तो ऑप्शन वन, नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिस्कोहर की माटी में लेखक ने किस अत्याचार की बात कही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा। इसमें ये वर्णन किया गया है कि विश्वनाथ जब छोटा था तभी उसके उसका एक छोटा भाई आ जाता है, उसका जन्म हो जाता है। तो बड़े ही छोटे उम्र में विश्वनाथ का जो है अपना माँ का दूध छूट जाता है, जिसके कारण लेखक कहते हैं कि उस बच्चे के साथ, विश्वनाथ के साथ अत्याचार हुआ है और उसे गाय का दूध पीना पड़ रहा है इतने कम उम्र में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कृष्ण किस पेड़ की डाली पर झूला करते थे? तो इसमें सही चारों के चारों ऑप्शन जो है वो गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर झूला करते थे। कदम के पेड़ पर, या फिर जिसको कदम्ब भी बोला जाता है। ठीक है ना, कदम या कदम्ब। ठीक है, तो श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर झूला करते थे। अगला प्रश्न है हमारा, बतिया, कथरी और बरहा का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा फल का अविकसित रूप, बिछौना और खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई नली। मतलब बतिया का अर्थ हो गया क्या? फल का अविकसित रूप। ठीक है, कथरी का अर्थ हो गया बिछौना, और बरहा का अर्थ हो गया खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई नाली। अगला प्रश्न है हमारा, लेखक ने मालवा प्रदेश के किस विशेषता को रेखांकित किया है? तो आप इसे पढ़ लो, इसका आंसर हो जाएगा सभी। उन्होंने सभी विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा कि लेखक के अनुसार खाऊ उजाड़ू सभ्यता का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन मूल्यों की प्रवाह किए बिना विकास की अंधी दौड़ में शामिल हो जाना। देखो क्या है खाऊ उजाड़ू सभ्यता, आज की सभ्यता जो है वो बहुत ही प्रगतिशील हो गई है, विकसित हो गई है, लेकिन अपने विकास के क्रम में जो है हम अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को या अपने धरोहर को हम अ, समाप्त करते जा रहे हैं। हम अपने पर्यावरण को दूषित कर दिया है, हम अपने अपनी नदियों को प्रदूषित कर दिया है, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं हम। मतलब इन सभी की चीज़ों को
के बारे में संकेत करते हुए लेखक ने इसके बारे में बताया है। जीवन मूल्यों की परवाह किए बिना हम विकास की आधी दौड़ में शामिल है। तो इस प्रकार से आपके 40 क्वेश्चन जो है समाप्त हो जाते हैं। मैं इस वीडियो के अंत में बस एक ही राय फिर से देना चाहूँगा कि अगर आपको इसमें अच्छे मार्क्स उठाने हैं तो एक बार आप किताब जो है अच्छे से पढ़ लो। चाहे आप बाजार से ये किताब खरीद सकते हो, नहीं तो आप एनसीईआरटी बुक एप्लीकेशन जैक प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।